अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की 88 सीटों पर 18वें लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में तकरीबन 76.23% वोटिंग हुई। सबसे कम टर्नआउट महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 53% 53% रहा। दूसरे मरहले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, 5 मरकज़ी वज़रा, 2 साबिक़ वज़राए आला और कई सितारे इस इंतखाबी मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीटों पर भी वोटिंग आज हो चुकी है। 2019 में अगर हम इससे तकाबुल करें तो दूसरे मरहले में बीजेपी ने 2019 के इंतखाबात में यहाँ से 50 सीटें हासिल की थी और एनडीए के इत्तेहादियों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, दीगर को 9 सीटें मिली थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले में 1202 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें 1098 मर्द और 102 खवातीन उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार तीसरे जिन्स से हैं। इससे कबल 19 अप्रैल को पहले मरहले में 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज के बाद 5 मरहलों की वोटिंग 1 जून तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने मजलिस और बीजेपी दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि वह हैदराबाद की पसमानदगी को छुपाने के लिए फ़िरका वाराना सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जुमे को हैदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर चादरघाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वलीउल्लाह समीर ने इल्ज़ाम लगाया कि हमेशा की तरह MIM और बीजेपी दोनों ही हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग दोनों पार्टियों की हिंदू मुस्लिम बयानबाजी से मायूस हो गए हैं, क्योंकि इससे हैदराबाद में और यहाँ की आवाम को कोई तरक्की नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को आवाम को बताना चाहिए कि उन्होंने माजी में हैदराबाद की मजमूई तरक्की के लिए क्या किया। चारमीनार हैदराबाद पार्लियामेंट में 1984 से आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आपके यहाँ के MP हैं। आप 1984 से आप हैदराबाद के किंग राजा बने हुए हैं। 1984 से आप मेरे को ये बताइए कि 1984 से अब तक का आज 2024 तक आप पार्लियामेंट में हैदराबाद के लिए आवाज़ उठा के हैदराबाद के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स लेके आए। यही सिमिलर सवाल मेरा बीजेपी से है कि 10 साल में आप 10 साल से सेंट्रल में हुकूमत में है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। बीजेपी 10 साल में ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए क्या क्या करी, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स लेके आए। और आज उनकी कैंडिडेट माधवी लता जो हैदराबाद पार्लियामेंट से बीजेपी की कैंडिडेट है, ये आज एक जोकर का रोल प्ले कर रही हैं। हर जगह फिर रही हैं, मुस्लिम एरियाज़ में, हिंदू एरियाज़ में जाके मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं। बोल रही है कि मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंकना है। मुसलमान एरियाओं में जाके घरों पे खटके मार के मुसलमानों के हाथ पकड़ के, ठुड्डी पकड़ के ये बोल रही है मेरे को वोट दो, मैं आप लोगों को डेवलप करूँगी। हाल में रजत शर्मा के इंटरव्यू में माधवी लता का ये बोलना था कि उनको उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो सारे मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकाल फेंकेगी। उसके बाद ये हनुमान जयंती के दिन एक तीर का निशाना बनाती है मस्जिद की तरफ। मस्जिद के तरफ एक तीर का निशाना बनाते हुए हज़ारों मुसलमानों के, लाखों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को तकलीफ दिए। मोदी जी के हिसाब से जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऐसी सोच है कि हैदराबाद शहर में स्पेशली ओल्ड सिटी में सिर्फ ISI के एजेंट्स रहते हैं और सारे एंटी नेशनल लोग हैं। तो इनके हिसाब से तो पूरे का पूरा ओल्ड सिटी एंटी नेशनल है। इनके हिसाब से ये है कि यहाँ के लोग ओल्ड सिटी के जो है ये मुसलमान हैं और इनको तो हैदराबाद से निकाल फेंकना है, एंटी नेशनल है। तो मैं माधवी लता से ये पूछना चाहूँगा, आप मुस्लिम एरियाज़ में कैंपेन किए, आपको कितने एंटी नेशनल ISI एजेंट्स मिले?
जब मुसलमान एंटी नेशनल ISI एजेंट है, इनको देश से निकाल फेंकना है, तो किस हक से आप आ रहे हैं? क्यों आप वोट मांग रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आप एक जोकर का रोल प्ले कर रही बीजेपी, जिसका ये सोचना है कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है, जो CAA NRC लेके आके मुसलमान को ख़त्म करना चाह रही है। हैदराबाद शहर एक मुसलमानों का शहर है, यहाँ पे मुसलमान बसे हुए हैं, तो जब इनके हिसाब से ये है कि मुसलमान सारे घुसपैठिए हैं, तो फिर आप मुसलमान से क्या हक से वोट मांग रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में असेंबली इंतखाबात सिर्फ सेमीफाइनल्स थे, अब हम फाइनल खेल रहे हैं। सेमीफाइनल में हमने बांग्लादेश को हराया था, यानी KCR को शिकस्त दी थी। अब हमें पाकिस्तान की टीम यानी नरेंद्र मोदी की टीम को हराना है। बीजेपी कायदीन बशमूल अमित शाह और JP नड्डा तेलंगाना पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और मजहब के नाम पर सियासत की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की तनकीदों और इल्ज़ामात का कांग्रेस को बर वक्त जवाब देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने आज कांग्रेस के सोशल मीडिया वर्कर्स के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भगवान मंदिर में होना चाहिए, अकीदत दिल में होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के कायदीन भगवान को सड़कों पर ला रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी RSS के नज़रिए पर चलकर मुल्क में मुख्तलिफ तबक़ात को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। మళ్ళీ లేచి అందరి సెలవులు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సైనికులకు యుద్ధ వాతావరణం, యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు సైనికులకు అందరికీ సెలవులు రద్దు చేసి అందరినీ సరిహద్దులకు రమ్మంటారు. అవునా? మీకు కూడా అందరికీ సెలవులు రద్దు అయిపోయినాయి. ఇక అందరు మీరు వచ్చి డ్యూటీ ఎక్కాల్సిందే. ఎక్కడోళ్ళక్కడ ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా భవిష్యత్ కార్యాచరణ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ ఎన్నికలు అత్యంత కీలకము. ఈ ఎన్నికల 14 సీట్లు నెగ్గడంతో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావడమో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడమో కాదు. 75 ఏళ్లలో 50 ఏళ్ల పైన మనమే అధికారం ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారు ముత్తాత, నాయనమ్మ, నాయన అందరు ప్రధానమంత్రి పదవులు చూసారు. స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి సొంత ఇల్లు లేకుంటే ప్రభుత్వ బంగళాలనే ప్రధానమంత్రులుగానే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి పదవి కొత్త కాదు. కానీ ఎన్నికల గెలుపు ఎందుకు కీలకం అంటే ఈసారి బీజేపీ వాళ్ళు అడుగుతున్న 400 సీట్లు వస్తే రాజ్యాంగంలో సమూలమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలని కుట్ర జరుగుతుంది. వాళ్ళు గతంలో త్రిపుల్ తలాక్ కావచ్చు, సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కావచ్చు, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావచ్చు, 370 आर्टिकल। असेंबली के सामने वाक़े यादगार शहीदा तेलंगाना के पास कुछ देर तक उस वक्त कशीदगी देखी गई जब BRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए अपना इस्तीफा लेकर गन पार्क के पास मार्टिस मेमोरियल के पास पहुंच गए और काफ़ी देर तक चीफ मिनिस्टर का इंतजार किया। हरीश राव की आमद की इत्तला पर BRS पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। इस मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और हरीश राव और BRS पार्टी के दीगर अरकान असेंबली को वहां से रवाना करने की कोशिश की, जिस पर हरीश राव पुलिस के रवैये पर बरहम हो गए। इस दौरान BRS कारकुनों और पुलिस कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हुई। बादशाह पुलिस ने उन तमाम को वहां से रवाना कर दिया। कब्ज़ी हरीश राव ने तनकीद की कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भगवानों की कस्में खाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर आवाम से किए गए वादे सच्चे हैं तो चीफ मिनिस्टर गन पार्क आएँ। उनके हमरा अरकान असेंबली श्रीनिवास यादव, कालेरू वेंकटेश, विवेकानंद और MLC शंबीपुर राजू भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों के इस्तीफे के कागजात दानेश्वरों के हाथ में रखे गए। ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయమని అడుగుతున్నాం. ముందు బేషరతుగా మీరు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఎందుకంటే డిసెంబర్ 9న తొలి సంతకం 6 గ్యారెంటీల మీద పెడతామని, రుణమాఫీ మీద పెడతామని మాట తప్పినందుకు ముందు క్షమాపణ చెప్పండి. ఇకనైనా ఆగస్టు 15 అమలు చేస్తే మాకు సంతోషం. నా ఒక్కడికి ఎమ్మెల్యే పదవి కంటే ఈ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది ప్రజలకు 4000 ఆసరా పెన్షను, 4000 నిరుద్యోగ భృతో, 2500 రూపాయలు మహిళలకు, 2 లక్షల రుణమాఫీ జరిగితే నేను సంతోషపడతాను. 5 ఏళ్లు నాకు పదవిలో లేకపోయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరిగితే నాకు అంతకంటే ఆనందం ఇంకోటి ఉండదు. అందువల్ల నేను రాజకీయాలకు అతీతంగా స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చాను. నేను స్పీకర్ ఫార్మెట్ లో కూడా నా లెటర్ ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ఇవాళ నీ డిమాండ్లను
ఇవాళ ఇక్కడ ఉండే జర్నలిస్టుల చేతిలోనే నా రాజీనామా పత్రాన్ని పెట్టి వెళ్తా ఉన్నా. స్పీకర్ ఫార్మేట్ లో రాజీనామా ఆమోదించుకొని పదవికి దూరంగా ఉండడానికి నేను సిద్ధం. కానీ నువ్వు మరి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా. 6 గ్యారెంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని బాండ్ పేపర్ల మీద రాశారు. చట్టబద్ధత తెస్తామని చెప్పారు. మొదటి రోజే సంతకం పెడతామన్నారు. ఇది సోనియా గాంధీ తల్లిగా ఇచ్చే మాట అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు హామీ ఇచ్చారు. ఆ హామీలు అమలు చేయాలని మరొక్కసారి నేను కోరుతా ఉన్నా. మీరు రావడం రాకపోవడం మీ విజ్ఞత. ఒకవేళ మీరు రాకపోతే ఇక్కడ అమరవీర స్తూపం దగ్గరికి వస్తే పూలు పెట్టాలని మీకేదైనా బేసిజాలుంటే కనీసం మీ స్టాఫ్ ద్వారానైనా మీ రిజిగ్నేషన్ లెటర్ పెట్టండి. నేను ఇక్కడ ఉండే జర్నలిస్టులకే నా రాజీనామా లేఖ ఇచ్చిపోతున్నా. మా జర్నలిస్టులే తెలంగాణ ఉద్యమకారులు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో మా జర్నలిస్టులు మేధావులు అద్భుతంగా పోరాడారు. వాళ్ళ చేతిలోనే నా రాజీనామా. ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि गन पार्क हरीश राव के कदमों से नापाक हो गया, तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने गन पार्क को हल्दी से धोया और सफाई की। इस मौके पर रुकने काउंसिल बी वेंकट ने कहा कि हरीश राव असेंबली उमूर इंचार्ज की खिदमत अंजाम देने के बाद भी इस्तीफ़ा किस तरह दिया जाता है वाकिफ़ नहीं है, वो सिर्फ सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपना वादा पूरा करने का तयख़ुन दिया है, इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। 10 साल में हरीश राव ने क्या किया उसका खुलासा उन्हें करना चाहिए। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हरीश राव फिर एक बार आवाम को इस्तीफे के नाम पर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुद जलाने का ड्रामे के दौरान कार्ड की डब्बी यानी मैचेस वो भूल गए थे और इस बहाने हज़ारों नौजवानों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने जब ऐलान किया है और कोई वादा किया है तो उसे पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव को स्पीकर फॉर्मेट में अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए और वज़ीर आला के चैलेंज को उसी वक्त कबूल माना जाएगा। దానికి ఏదో ఈయన పార్టీ అధ్యక్షుడు అన్నట్టు లేకపోతే పార్టీలో ఈయన పెద్ద లీడర్ అన్నట్టు 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళ అధికారం ఉంటే నిన్న ఈయన ఒక మామూలు ఎమ్మెల్యే తప్ప కేసీఆర్ తప్ప ఎవరిని నడవలే కలుతుంది. ఆఖరి సంతోష్ రావు అంతా కూడా నడవలే. ఈయన ఆ ఇంట్లో ఆ యజమాని దగ్గర ఈయన ఒక నౌకరు మాత్రమే, ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే మాత్రమే. ఈయన ఏమైనా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేది ఉందా? రేపు పొద్దున కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రాదు వచ్చినా ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది ఉందా? అయితే గీత అలా కొడుకు అవుతాడు. ఈ జన్మలో ఇక నీ పార్టీ జూన్ 3, 4కి వెళ్ళి దుకాణం బంద్ అవుతుంది. 16 సీట్లలో ఎక్కడ డిపాజిట్ వస్తలేదు. నువ్వు ఎమ్మెల్యే గెలుచుడో కష్టం అని చెప్పి ఈయన నాటకాలు ఆడటానికి మళ్ళొక్కసారి ఇవాళ రాజీనామా పత్రం అని చెప్పి ఆ లెటర్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ లేఖ చూస్తే నాకే నవ్వు రావడం కాదు, ప్రజలందరూ కూడా అనుకుంటారు వీడు మళ్ళా జోకర్ చేసిండు, మళ్ళా అనుకున్నావు ఆ రోజు అగ్గిపేట దొరకలేక ఆత్మహత్య చేసుకోలేదేమో, నిజంగా అగ్గిపేట దొరకలేదేమో అనుకుంటు. కానీ ఇవాళ రాజీనామా ప్రొఫామాలో రాసుకోకుండా రాసుకొచ్చి రైతు రుణమాఫీ గురించి మాట్లాడితే వేరేదో రాసుకొచ్చి అవన్నీ మాకు తెలుసు, అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం, 5 చేసినాం, మిగిలిన కూడా చేస్తామని తెలుసు మాకు. కానీ పబ్లిక్ ఎప్పుడు కూడా कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कल एक चार्जशीट जारी की थी, उसे न्याय वंचना का नाम दिया गया था। इससे मुतालिक पोस्टर्स शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं। शहर के खुले मकामात पर बीजेपी के खिलाफ ये बैनर्स जगह जगह नजर आ रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि इटली की सोनिया गांधी को वजीर आजम बनने से बीजेपी ने रोका था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि ये इटली नेशनल कांग्रेस है। 10 साल पहले कांग्रेस को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी वजीर आजम बनने पर तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने का नया राग अलापा जा रहा है। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग की शक्ल जिन्ना की मुस्लिम लीग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जिन्ना के कानून को हटाकर आर्टिकल 370 पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुँचाने का किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। 6 గ్యారెంటీలు బీజేపీ ఎంపీలు ఏం చేశారు,
కిషన్ రెడ్డి ఏం చేశాడు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఏం చేశారు? అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామన్నారు కదా. నవంబర్ 9 దాకా ఆగండి, డిసెంబర్ 9 దాకా ఆగండి. డిసెంబర్ 9 తర్వాత రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పారు కదా. బీజేపీ మీద ఛార్జ్షీట్ అట. నిజంగా ఛార్జ్షీట్ తీయాలంటే గారడీలతో కూడినటువంటి గ్యారంటీల పైన, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి 420 హామీల పైన ఈరోజు ఛార్జ్షీట్ తీయాలి. ముస్లిం రిజర్వేషన్ ఎత్తేస్తారంటున్నాడు. బరాబర్ ఎత్తేస్తాం, बराबर मुस्लिम रिजर्वेशन। नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के साबिक एमपी और बीएसपी उम्मीदवार मंदा जगन्नाथम की पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। जगन्नाथम ने अपने पर्चे नामजदगी में बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर पेश होते हुए बी फॉर्म हवाले करने में नाकाम हो गए और यूसुफ नामी उम्मीदवार ने बीएसपी का बी फॉर्म हवाले कर दिया, जिसके बायस जगन्नाथम की पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। बताया जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार को कम से कम 10 वोटर्स की तायद हासिल करनी होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 वोटर्स की तायद हासिल की थी, जिससे जगन्नाथम बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले का मौका गंवा दिया। साबिक रुकने पार्लियामेंट जगन्नाथम ने हाल ही में बीएसपी में शमूलियत इख्तियार की थी और इंतखाबात में मुकाबले का फैसला किया था। लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के सिकंदराबाद लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र के खिलाफ बीआरएस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करने की दरखास्त की है। बीआरएस कायदीन ने पार्टी तब्दील करने वाले नागेंद्र के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बीआरएस कायदीन ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को एक मेल रवाना करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है और दरखास्त की कि नागेंद्र की सिकंदराबाद की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाए और उन्हें खैरताबाद एमएलए के ओहदे से नाअहल करार दिया जाए। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी नागेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके लिए दस्तयाब तमाम कानूनी रास्ते तलाश कर रही है। बीआरएस ने पहले ही इस सिलसिले में स्पीकर असेंबली से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। इसके बाद बीआरएस कायदीन ने इस मामले को अदालत से रुजू किया, साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया। उन्होंने अपील की कि नागेंद्र के खिलाफ तहकीकात करवाते हुए पर्चे नामजदगी मुस्तरद करने के फौरी इक़दाम किए जाएँ। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने फिर एक बार अपने बयान से हलचल मचा दी है। उन्होंने मल्काजगिरी पार्लियामेंट हल्के के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए सनसनीखेज बयान दिया और कहा कि इस बार वो कामयाब होने वाले हैं। मल्काजगिरी में एक फंक्शन में मुलाकात करते हुए राजेंद्र के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र इस बार कामयाब होंगे, मल्काजगिरी से कोई और कामयाब नहीं होगा। जबकि मल्काजगिरी के 7 असेंबली हलकों पर बीआरएस कामयाब हुई है। बीजेपी उम्मीदवार का खुलेआम इस तरह तायद करने से बीआरएस पार्टी को नुकसान का अंदेशा है।